ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पेरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएस पेपर 3 सामान्य अध्ययन पेपर 3 यूपीएससी सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा का डिटेल्ड सिलेबस जानने का प्रयास करेंगे और वह मैं यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग आज एक कह सकते हैं कि विश्लेषण करेंगे इसका कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और सिलेबस के डिफरेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर कोई आपसे पूछे कि जीएस पेपर 3 में, मतलब जीएस पेपर 3 का अगर एक लाइन में इसका समरी दो कि सिलेबस क्या है, तो आप क्या उत्तर दोगे? तो अगर एक लाइन में समरी अगर आप देना चाहो तो प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, मतलब इंडस्ट्री वगैरह से संबंधित, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से संबंधित, पर्यावरण इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित, सुरक्षा सिक्योरिटी से संबंधित, ठीक है जी, और आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कोई भी या फिर अपने आप को भी, अगर आपको मन में कभी ये रिवीजन करना हो कि भाई हमें अगर कोई आप कहीं आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आपको पता करना हो कि ये जीएस पेपर 1 का है, जीएस पेपर 2 का है, जीएस 3 का है, जीएस 4 का है, ये आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं ये किससे संबंधित है, तो उसे जानने के लिए सर्वप्रथम यह पॉइंट आप हमेशा याद कर लें। प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सिक्योरिटी और तथा आपदा प्रबंधन, अगर यह कहीं दिखे या इससे संबंधित कहीं आर्टिकल आप पढ़ रहे हो तो सीधे कहीं आप अगर नोट्स बना रहे हो सीधे आप मन में बैठा ले भाई ये जीएस पेपर 3 का जो है टॉपिक है, हमें यह जीएस पेपर 3 के अनुरूप जो है तैयार करना है। बहुत लोग इसे इकोनॉमिक्स से संबंधित, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित और इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न पत्र इसमें जो है पूछे जाते हैं। उसका हम आगे पॉइंट वाइज सब लोग जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, तो एक एक पॉइंट करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसमें कि इसके अंतर्गत क्या क्या डिटेल्ड सिलेबस है। ठीक है जी, यह पेपर डायनेमिक इन नेचर है, मतलब इसमें करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं। देखिए, जीएस के 4 पेपर, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4, सामान्य अध्ययन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। तो सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 4 ये स्टैटिक इन नेचर है, बट सामान्य अध्ययन पेपर 2 और सामान्य अध्ययन पेपर 3 दे आर डायनेमिक इन नेचर, मतलब इसमें करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। आगे हम लोग अब पॉइंट वाइज क्वेश्चंस पेपर का पूरा इसमें डिटेल्ड सिलेबस जानने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडिया का जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमिक्स, इसके अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे बहुत लोग इकोनॉमिक्स का पेपर भी कहते हैं, जीएस 3 को। ठीक है जी। आगे योजना, इससे संबंधित प्लानिंग कि भारत का क्या क्या प्लानिंग रहा, विकास का प्लानिंग है, गरीबी उन्मूलन का प्लानिंग है, हर चीज़ का, एजुकेशन के सेक्टर में, कोई भी एग्रीकल्चर के सेक्टर में, लेबर के सेक्टर में, जितने भी अर्थव्यवस्था से संबंधित या भारत के विकास से संबंधित इसमें प्रश्न है वह जीएस पेपर 3 में आते हैं। फिर रिसोर्सेज, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, मतलब किस प्रकार से रिसोर्सेज का एक्युमुलेशन किया जाता है, जुटाया जाता है, फिर किस प्रकार से भारत की प्रगति होती है, डेवलपमेंट होती है, भारत का ग्रोथ होता है तथा रोजगार, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ तथा इससे उत्पन्न विभिन्न विषय, इससे संबंधित और अदर जो है विषय। फिर सरकारी बजट, सरकारी बजट, गवर्नमेंट की जो बजट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एक साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर देखें, आपको पता चल जाएगा। गवर्नमेंट जब बजट टेबल करती है, हर एक साल जो है पार्लियामेंट में बजट टेबल होता है, उस बजट की पूरी समरी आप ना पढ़ें, आप ओरिजिनल बजट लाएं, उसे पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर लें और उसको प्रिंट आउट निकलवाएं और बजट को जरूर पढ़ें। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक साल नहीं, हर एक साल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि सब कोई में से किसी एक ऐसे पॉइंट्स को बताओ जिसे कि एकदम नहीं छोड़ना है, तो वह सरकारी बजट जो है, इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट की जो बजट है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसे पढ़ना ही पढ़ना है एट एनी कॉस्ट, इससे क्योंकि क्वेश्चंस फिक्स हैं, आएंगे ही आएंगे। आगे है मुख्य फसलें, इंपॉर्टेंट जो है, भारत जैसे विविधताओं से भरा देश है,
भारत की जो फसलें हैं वो राजस्थान में कुछ अलग होती है, जम्मू कश्मीर में कुछ अलग होती है। ठीक आप चले जाए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो मणिपुर में कुछ अलग होती है, त्रिपुरा में कुछ अलग होती है, फिर आप केरल चले जाओ वहाँ कुछ अलग मिलेगा, तमिलनाडु में कुछ अलग मिलेगा, गुजरात में कुछ अलग। तो भारत की विभिन्न विभिन्न फसलें होती है पूरे देश में, ठीक है जी। फिर देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, क्या क्या डिफरेंट पैटर्न्स हैं फसलों के। फिर सिंचाई के विभिन्न प्रकार, जो इरिगेशन की फैसिलिटी है वो उसके क्या क्या विभिन्न प्रकार हैं। सिंचाई प्रणाली, फिर सिंचाई के क्या क्या प्रणाली हैं। फिर कृषि उत्पादन का भंडारण, किस प्रकार कृषि के प्रोड्यूस को स्टोर किया जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी और किस प्रकार से उसका स्टोरेज होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनसे तमाम संबंधित विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें से क्या क्या चैलेंजेज आता है, क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट आती हैं इनको परिवहन भंडारण करने में, ठीक है जी। और किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, ई टेक्नोलॉजी वगैरह किस प्रकार से किसानों को मदद करता है उसके प्रोड्यूस को फार्म से लेके मार्केट तक पहुंचाने में। आगे है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी वगैरह, जैसे फर्टिलाइजर वगैरह पे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे, इन तमाम चीज़ों पे जो है कृषि को या फिर फार्मर्स को सब्सिडी दिया जाता है। आगे है न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जन वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो जितने भी गरीब हैं, जो बीपीएल कार्ड धारक है, उन्हें फ्री में या फिर कह सकते हैं बहुत ही कम दरों पर जो है उन्हें राशन के कह सकते हैं अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं, आटा चावल दाल। जैसे कोविड-19 में अभी तो 5-5 किलो सबको फ्री मिल रहा है, लेकिन उन्हें भी जो है 2 और 3 रुपये के दर में उपलब्ध कराया जाता है। उद्देश्य कार्य सीमाएं सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधित अर्थशास्त्र, इन तमाम चीज़ों से जैसे किस प्रकार से पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की प्रणाली है, इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, इसकी किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसमें कौन कौन से सुधार और रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, फिर किस प्रकार का बफर स्टॉक है, फिर खाद्य सुरक्षा संबंधित क्या क्या विषय हैं, और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी मिशन और पशुपालन, एनिमल रियरिंग से संबंधित जो इकोनॉमिक्स है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे भारत में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग, फूड जो रिलेटेड इंडस्ट्री है उससे संबंधित जो है उद्योग और इंडस्ट्री के बारे में बात कही जा रही है। आगे कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी तथा नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ठीक है जी। इन तमाम चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भारत में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है उदारीकरण, उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो उदारीकरण के बाद, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बाद अर्थव्यवस्था पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, इसके क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े, क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े, इन तमाम चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, और किस प्रकार से इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है उसे उसमें कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत लिबरल पॉलिसी अपनाई गई, लिबरल नीति अपनाई गई और उसमें थोड़ी बहुत ढील दी गई, इंस्पेक्टर राज हटा और उसके क्या क्या विकास पर इनका क्या क्या फिर प्रभाव पड़ता है लिबरलाइजेशन का, जो कि 1991 में हुआ था। आगे बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, जिसमें एनर्जी हो गया, ऊर्जा, बंदरगाह, पोर्ट्स वगैरह हो गए, फिर रोड्स, सड़क वगैरह हो गए, विमान पतन जो एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए, रेलवे वगैरह हो गए, ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर निवेश मॉडल, निवेश की मॉडल देखिए बहुत सारे हैं। एक तो है कि गवर्नमेंट निवेश करती है, एक एफडीआई ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इन्वेस्ट करती है, एक है पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो बहुत सारे मॉडल्स हैं इन्वेस्टमेंट के, इन तमाम चीज़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके क्या क्या विकास हुए हैं या हो रहे हैं, अनुप्रयोग एवं रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, फिर साइंस के नए नए इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी के क्या क्या डेली लाइफ में जो कॉमन पीपल्स हैं उसके जीवन पे, दैनिक जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड इन्वेंशन है, जो भी विज्ञान के क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिकों और भारत के लोगों, भारत के साइंटिस्ट हैं, उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन किए हैं।
देशज रूप में प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, नए नए टेक्नोलॉजी का इमरजेंस होना और भारतीयों के द्वारा उसे इन्वेंट करना। आगे सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है जी, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों से संबंधित में जागरूकता, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, अंतरिक्ष हो गया, ठीक है जी, और आगे है कंप्यूटर्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा जो अधिकार है इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, देखिए क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इन तमाम चीज़ों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो संरक्षण है, किस प्रकार से जो है वातावरण का, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, प्रदूषण मुक्त बनाया जाए, और प्रदूषण हो रहा है उससे किस प्रकार से लैंड इरोजन हो रहा है, या फिर जो हमारा एयर क्वालिटी है उसका इरोजन हो रहा है, इससे पर्यावरण पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, इसका किस प्रकार से आकलन किया जाता है और इसे किस प्रकार से इसका प्रोटेक्शन किया जाए। फिर जो कहीं डिजास्टर आता है, जैसे कहीं फ्लड आ गया, कहीं ड्राउट हो गया, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, कहीं अर्थक्वेक आ गए, तो इन तमाम चीज़ों से संबंधित जो है किस प्रकार से जो आपदा आता है, कहीं साइक्लोन आ गया, कहीं स्टॉर्म आ गया, कहीं तूफान आ गया, तो ये सब चीज़ें जो आती है इससे फिर कैसे निपटा जाए, इसका कैसे प्रबंधन किया जाए, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और है विकास और फैले उग्रवाद, जैसे जैसे विकास हो रहा है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, चाहे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो गया, झारखंड हो गया, बिहार का गया हो गया, तो किस प्रकार से नक्सलिज्म जो है फैलता है और उसके क्या जो है नकारात्मक प्रभाव भारत की सुरक्षा से संबंधित और विकास से संबंधित कह सकते हैं विकास पे पड़ता है। आगे आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित चुनौती है, उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्व, जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं या एंटी इंडिया जो तत्व होते हैं, एंटी नेशनल्स जो होते हैं तत्व होते हैं, वह किस प्रकार से भारत के इंटरनल सिक्योरिटी में एक चैलेंज और चुनौती उत्पन्न करते रहते हैं। आगे सोशल नेटवर्क साइट के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, जो सोशल मीडिया नेटवर्क है जैसे ट्विटर, फेसबुक जो हो गया, इसके माध्यम से किस प्रकार जो इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंजेस मिलते हैं। और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्क साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन संशोधन और इसे रोकना, किस प्रकार से जो है इंटरनल सिक्योरिटी में जो चैलेंजेज आ रहे हैं, चाहे मीडिया हो, फिर सामाजिक सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह हो, इसकी भूमिका है। फिर साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या खतरा है, बुनियादी बातें हैं। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा, जो बॉर्डर रोड्स हैं या फिर जो बॉर्डर एरिया है, जैसे जम्मू कश्मीर से संबंधित है, उधर उत्तराखंड से लेते हुए आपका बिहार से लेते हुए इधर त्रिपुरा, इधर कह सकते हैं कि पूरा उधर सिक्किम वगैरह हो गया, तो जितने भी इधर पाकिस्तान से संबंधित जो इधर जम्मू का रीजन है, तो LAC वगैरह हो गया, तो इसमें जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर से सटे हुए जो इलाके हैं, वहाँ कैसे सुरक्षा किया जाए, वहाँ उसका सुरक्षा के चैलेंजेस क्या क्या है, उसके किस प्रकार मैनेज किया जाए। और संगठित अपराध तथा आतंकवाद, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और टेररिस्ट है, इससे कैसे जूझा जाए, ठीक है जी, के बीच में संबंध है और इसके कैसे निपटा जाए। आगे विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश और डिफरेंट जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, CISF हो गया, RPF हो गया, रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स हो गए, और जितने भी फोर्सेस हैं उनके क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके संस्थाएं और उनके अधिकार या फिर उनके रोल्स वगैरह देश की सुरक्षा में। तो ये पूरे के पूरे हम लोगों ने UPSC सिविल सर्विसेज 2021 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से GS पेपर 3 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र तीसरा का डिटेल्ड सिलेबस जानने का प्रयास किया। हम लोगों ने एक एक पॉइंट करके यहाँ विश्लेषण करके यह जान पाया कि आखिर डिफरेंट सिलेबस जो है हमारा कह सकते हैं GS1, GS2 और GS3, GS4 का, उसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स हैं, और एक एक पॉइंट को हमने विश्लेषण करके यहाँ आपके समक्ष प्रेजेंट किया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है जी। अगर कोई क्वेरीज है, कोई कमेंट है, कोई डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।